बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और चाहने वालों को मेरा सलाम, आदाब एंड गुड इवनिंग। मैं हूं बैदी सफ़ान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जी ज़ुबैर साहब, अर्ज़ ये करनी थी, इस वक्त नासिर खान साहब ने भी ये बात की है कि जनाब कॉन्फिडेंस देंगे अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को तो शायद पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त हम इस इन्वेंटिलेटर बिट पे हैं और IMF के इस लोन की जो ज़्यादातर मैं अगर इसकी वैल्यू समझता हूँ तो ये एक ऑक्सीजन के जो थोड़ी देर के लिए हमें ज़िंदा रख सकता है, हमें सेहतियाब नहीं कर सकता। सेहतियाबी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान में कदरे नामुमकिन नजर आई है। इस वक्त आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो बिल्ली के खाब में छीछड़े वाली बात है। ये किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि बिजली जो है वो मजीद 3 यूनिट महंगी हो जाएगी? उससे किस इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो नई इन्वेस्टमेंट करे? रात जो है वो डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया है। आप किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो इन्वेस्टमेंट कर ले? यहाँ तो एक ही बात का कॉन्फिडेंस मौजूद है कि आज जो हमने कपड़े पहने हुए हैं कल वो भी हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है। जिस पेट्रोल के ऊपर आप चल रहे हैं वो रोजाना की बुनियाद पे महंगा होता चला जा रहा है। बिजली जो है वो इस वक्त गर्मियों के अंदर अगर पिछले साल किसी का 3,000 बिल आ रहा था तो इस बार 7-8 हजार रुपए बिल आ रहा है। ये सारी की सारी हुकूमतें, इन्होंने तो 15 दिन बाद चले जाना है। जुलाई के अंदर इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये आगे किस हुकूमत को कौन सा प्लान देके जा रहे हैं। बात हकीकत में ये है कि इनके पास कोई ऐसे माशी माहिरीन नहीं है कि जो पाकिस्तान को इन मसाइल की दलदल से निकाल सके। IMF कोई नया प्रोजेक्ट थोड़ी है कि जो पाकिस्तान के अंदर परसों 30 जून को आपको मिल गया है तो ये शादियाने बजा रहे हैं। 1989 से पाकिस्तान में IMF के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं और ये पिछले तकरीबन ये 40वां साल हमारा बनने को जा रहा है कि जिसके अंदर जो है 30वां साल बनने को जा रहा है कि जिसके अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे IMF का प्रोजेक्ट लिए जाते हैं और हर हुकूमत यही कहती है कि ये आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, लोकल इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। 30% तो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। यानी ये किस आवाम को किस बातों के साथ तो गरीब बंदे को इससे क्या कंसर्न है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसे तो ये पता है कि मैंने जो 10 रुपए की रोटी मिलती थी वो 25 रुपए की ले रहा हूँ। मैं जो किसी बस के अंदर 15 रुपए का सफर करता था वो 35 रुपए के अंदर सफर कर रहा हूँ। इससे मेरा ये ख्याल है कि ये अल्फाज के साथ खेलने के बजाय पाकिस्तान को एक मजबूत माशी प्रोग्राम देने की जरूरत है। लेकिन ये इनके बस में नहीं है कि ये माशी प्रोग्राम दे सके। ये तो खुद सारे के सारे लोग ऐसे हैं कि जो हुकूमत में आने के लिए तरसते हैं और उसके लिए हर किस्म का रवैया अख्तियार करने के लिए तैयार है। इसलिए IMF पाकिस्तान के लिए किसी लिहाज से भी मुस्तकबिल के एतबार से कोई सूदमंद एग्रीमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि आगे हमारी जनरेशन जो है वो बेहतर होंगी। पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट के खतरे कल भी अगर मौजूद थे, आज भी मौजूद है, तो परसों भी मौजूद रहेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनके पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है कि कोई माशी पॉलिसी नहीं है। जुबैर साहब, एक और भी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि इस वक्त आप लोग की पार्टी बकायद तमाम जमातों से थोड़ा सा हटके अपनी पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं। ना आप लोग PTI के साथ हैं, ना आप लोग PDM के साथ हैं और अपना सेपरेट एक अलहदा आप लोगों ने एक रास्ता चुन लिया हुआ है। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में तो ना आवाम के लिए रिलीफ है और ना कोई ऐसा मुआशी प्लान है जो अगले साल तक पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो इस बजट का मकसद क्या है बेसिकली? आप क्या समझते हैं? जमात इस्लामी क्या समझती है? बजट पर तो जमात इस्लामी ने अपना बड़ा कौमी असम्बली के अंदर भी वादे, पहला तो हमारा बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ था कि ये जो सूदी फाइनेंस बिल है इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हैंड ओवर किया जाए। उसकी वजह यह है कि आज से पिछले साल रमजान में जो है वो शरीयत कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इस मुल्क के अंदर से सूद पर मबनी माशी निज़ाम को खत्म किया जाए और एक दिन के भी अंदर नहीं दिया था। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि जो जज्बाती डिसीजन हो। उन्होंने 5 साल का उनसे टाइम फ्रेम मांगा था कि आप 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इस पूरी सूदी माशी पॉलिसी को किस तरह रिव्यू करेंगे और उसके नतीजे में ये पूरा उन्होंने शरीयत कोर्ट के अंदर। उसके बावजूद अगले साल ये जो बिल आया, ये जो अभी जून के अंदर फाइनेंस बिल आया है, ये सारा सूद पर मबनी फाइनेंस बिल है। आप देखिए कि हमारा आधे से ज्यादा क्या 70% से ज्यादा तो सिर्फ कर्जों की अदायगी के अंदर जा रहा है, सिर्फ पेंशन की अदायगी के अंदर जा रहा है। दिफा भी हमारी बहुत जरूरत है, लेकिन इंसान की जो बुनियादी तालीम और सेहत की जरूरियात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी माशरे के अंदर कोई नस्लों की तरबियत और तश्कील दी जाती है, सेहतमंद नस्लें तश्कील कुछ भी मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा तो इसके ऊपर बड़ा वादे है कि ये एक सूदी फाइनेंस बिल है
इसको ना तो इस असेंबली ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सुपुर्द किया है और ना ही हम सूद को चुटकी बजाकर खत्म करने का मुतालबा करते हैं, बल्कि हम ये तकाजा करते हैं कि इसके मुताबादिल जो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर पूरा निजाम और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम हो रहा है। इन चीजों की मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी था कि जिसको ये नासिर खान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं और मौजूआत का हल है वो निकाल। जी जुबैर साहब तब खुश होंगे। चलिए जुबैर सफदर साहब आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे इस पे? पार्टी के तदबिया निगार बिठाए होते हैं ना, गली मोहल्ले के तो मालूम नहीं होता, कुर्सी पे होती है, किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तदबिया निगारी से भी अलहदगी का ऐलान कर देंगे। बात बड़ी सादा सी है कि सर आपको मुझे लगता है बड़ी तकलीफ हो गई वो जो कराची में आपके साथ हो गया, आपके साथ जो कराची में हाथ हो गया आप उस वजह से घबरा गए। बहरहाल कोई नहीं, आप जारी रखें। बगैर मुझे तरीका कार बता दें, पाकिस्तान में कोई तरीका बता दें कि जिस तरह मुल्क चल सकता है, वो एक ही तरीका है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वो आना है सियासतदानों के जरिए से, अवाम के जरिए से। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया कि वो जमात इस्लामी है, बाकी ठीक नहीं है। कोई लाठी ऐसी नहीं है, कोई जादू ऐसा नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इस मुल्क को तन-तना चला सकता है। इसलिए इस मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो अवाम की है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की है, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर अंदाज में इस मुल्क को चला सकें। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें उसी मौजू के ऊपर रहना चाहिए जिस मौजू के ऊपर आज का ये प्रोग्राम डिस्कशन की जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब अवाम वोट देती है तो जब भी सियासतदान के अंदर ये बात आती है कि उसको मुल्क को चलाना है, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसको अपनी ताकत समझता है और उसी ताकत की बुनियाद के ऊपर वो काम करना चाहता है। इसलिए हमें अवामी नुमाइंदों को, सियासतदानों को, जमहूरियत को, हुकूमतों को ये मौका जरूर मिलना चाहिए कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। इसलिए इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। सफदर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से डॉक्टर इरफान साहब ने ये बात की कि दुनिया का और आपकी पब्लिक का ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक इदारे पे है, बकाया लीडरशिप पे नहीं है। बात किसी हद तक ये सही भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आगे जो यूथ आनी है पॉलिटिक्स में, यूथ ने जो अब एक लीडर का नाम ले लें जिस पे आपकी आवाम खुश है, पॉलिटिक्स छोड़ दें। आप एक लीडर का नाम बता दें जिस पे पब्लिक ट्रस्ट करती है, एक बंदे का नाम बता दें, नाम बता दें किस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। नाम फिर ले भी नहीं सकता। नहीं, एक तो वो उसके साथ क्या, उसके पास तो टोटल सुने, उसके पास 1,50,00,000 वोट है और ये पीडीएम वालों के पास 2.5 करोड़ वोट है। मैं आ रहा हूं प्लीज जुबैर सफदर साहब जी। देखिए ये बात इसको इस अंदाज में लेने का तो खैर कोई फायदा नहीं है। हर इदारे की अपनी लिमिटेशन है और हर इदारे की हुदूद हैं, आईनी हुदूद हैं, और हर इदारा अपनी आईनी हुदूद के अंदर अगर काम करेगा तो रियासत आगे चल सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। अफवाज पाकिस्तान हो, अदलिया हो या मुकन्नना हो या हमारा ये असेंबली का ओवरऑल पूरा सिस्टम हो, जमहूरियत हो, हर इदारा को अगर अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर काम करने की इजाजत दी जाएगी तो फिर यकीनन आज नहीं तो कल डिलीवर तो करेगा सिस्टम। इस वक्त मामला ये है कि रियासत में ये नहीं कहा जा सकता कि रियासत किसी एक सुतून के ऊपर खड़ी है। रियासत जो है वो अपने चारों सुतूनों के साथ साथ अवाम के एतमाद पर खड़ी है। जब तक अवाम का एतमाद किसी के ऊपर नहीं होगा तब तक जो है वो कोई भी इदारा हो, खा वो कोई मुंतखब इदारे हो, खा वो कोई सरकारी इदारे हो, कि कोई भी सही अंदाज में डिलीवर नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरा ख्याल हमें इन बहुत ही जुज़वी बहसों से बाहर निकलकर मसाइल के हल की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अच्छा और वो बुरा और वो बुरा और मैं अच्छा की रेट के साथ जो है ना वो कभी भी मामला संवरते नहीं है। और हम लोगों को इस वक्त जो है वो एक पूरी पब्लिक पॉलिसी डेवलप करनी होगी, और वो पब्लिक पॉलिसी ये है कि हमें पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। और पाकिस्तान के लिए इंटरेस्ट उसी वक्त डेवलप हो सकता है कि जब पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान की अपकमिंग जनरेशन जो है वो वतन के साथ मोहब्बत करेगी। और वतन से मोहब्बत उसी वक्त होगी कि जब वतन को जो लोग इस वक्त चला रहे हैं वो चाहे कोई भी इदारे हों, चाहे वो मुंतखब इदारे हों, जमहूरी इदारे हों, गैर जमहूरी इदारे हों, जो भी इदारे हैं, जब तक वो अपने सही पेशा वराना जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे तब तक अवाम का एतमाद जो है वो रियासत के सुतूनों के ऊपर नहीं होगा। और जब अवाम का एतमाद रियासत के सुतूनों पे नहीं होगा तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग जब निकल जाते हैं तो इसी बुनियाद पे निकलते हैं कि उन्हें रियासत के इदारों के ऊपर एतमाद नहीं रहता। वरना अगर किसी एक इदारे के ऊपर भी एतमाद है तो लोग यहाँ के रुक के टिक जाएं।
और अपनी एतमाद की टिकटिकी बांध लें कि चलें यही कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी कौम के अंदर एक एतमाद देना होगा और वो एतमाद पाकिस्तान के इन्हीं बड़े इदारों को, जो जमहूरी इदारे हैं, इन्हीं को देना होगा, जिसकी बुनियाद पर हम एक नई नस्ल की जहन साजी भी कर सकें और उनको पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा कर सकें। इसलिए हमें ऐसे तस्वीर ही करने चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम लोगों के अंदर कोई अच्छा पैगाम दे सकें, बजाय इसके कि हम झगड़ों की तरफ बढ़ें और बजाय इसके कि हम जो है वो एक नफरत की रवैयों की तरफ बढ़ें और ऐसे रवैयों की तरफ बढ़ें कि अवाम का एहतजाज गैर मामूली तौर पर या गैर मुतवक्का तौर पर गलत चीजों की तरफ होने लग जाए। इसलिए हमें अपनी आवाम को सही रुख के ऊपर लेकर जाना है और ये सही रुख पर ले जाने के लिए तमाम मुख्तदर इदारों को मुश्तरका काविश जो है वो करनी चाहिए। जी डॉक्टर इरफान साहब। अब जुबैर सफदर साहब, आपसे शुरुआत लूँगा। इस वक्त पूरे मुल्क में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि उम्मत मुस्लिमा क्या ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रही या हमारा जो तरीक़ा कार है वो गलत है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा का मामला तो मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पर है। पहला मामला तो ये है कि ये जो सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर तहजीब को पेश कर रही हैं, मामला तो यह है कि इन्होंने अपने जुडिशियल सिस्टम के जरिए और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ टकरा दिया है। और इसके नतीजे के अंदर एक ऐसा मामला पेश आया है कि हम इनको सिविलाइज नेशन कैसे कह सकते हैं अब, कि जब ये एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखने वाले अफराद की अपील के ऊपर जुडिशरी उनको ये स्पेस दे कि वो जो मर्जी जाके कर लें और किसी मस्जिद के सामने जाके कर लें, और पुलिस को ये बात कही जाए कि आप इसको सपोर्ट करें क्योंकि ये इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि ये कुरान को जला सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहला मामला तो इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है कि जितना इन्होंने अपने आप को एक मुहज़्ज़ब कौमों के तौर पे दुनिया के अंदर पेश किया, उससे ज्यादा बदतर एक्सट्रीमिस्ट रवैये जो हैं वो ये यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और फिर इस्लामोफोबिया का जो पूरा एक मामला इस वक्त यहाँ पर उठकर आ चुका है, इसने तो ये बात साबित कर दी है कि इस वक्त दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो बात की जा रही है और जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो उन राइट्स की कोई ऐसी हैसियत नहीं है सिवाय कागजी हैसियत के कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना कोई एक ऐसा चेहरा पेश कर रहे हैं जो अंदर से मकरूह है और सामने से जो है वो एक कोई बहुत खुशनुमा चेहरा है। दूसरे नंबर के ऊपर बात है उम्मत मुस्लिमा की। देखिए, बात यह है कि जब आप कमजोर रियासतें बनाएंगे और जब मुस्लिम रियासतों के अंदर मजबूत हुक्मरान नहीं होंगे और जब मजबूत रियासतें नहीं होंगी, माशी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके कमजोर वज़राए खारजा होंगे और कमजोर खारजा पॉलिसी मुसलमानों की होगी, तो फिर वो तो आपको कभी मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, कभी कमर पे लात मारेंगे और नतीजा ये होगा कि आप बस इसी तरह देखते रह जाएंगे। ये कोई आज का मामला थोड़ी है। इस 21वीं सदी के अंदर जो सबसे बड़ी चीजें जो रूनमा हुई हैं पिछले 23 सालों में, उसमें सबसे अहम वाकयात ये हैं कि मुसलमानों के जितने भी मजहबी तसव्वुरात हैं, खास तौर पे अल्लाह से मुतालिक जो हैं, कुरान से मुतालिक जो हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हैं, उसकी गुस्ताखी के पैदर पे अमल किए जा रहे हैं। और ये कभी एक मुल्क में हो रहा है, कोई दूसरे मुल्क में हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक मुसलमान एक मजबूत कुव्वत के तौर पे माशरे में नहीं उभरेंगे, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। इसलिए इसका हल सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से, फेथ के हवाले से एक पूरी अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसकी भी हैसियत वही है कि जिसको ह्यूमन राइट के चेहरे के साथ भी पेश करना चाहते हैं। ठीक जी, जुबैर साहब कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन इस वक्त होने चाहिए इस मुल्क में। एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत तक बाआसानी हुकूमत मुंतकिल होनी चाहिए, किसी इदारे की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अवाम को हक मिलना चाहिए, वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनाए और फिर इस हुकूमत के ऊपर छोड़ दें कि वो मामला किस तरह चलाती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। बहुत बेहतर।